देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ऐसा देखो, आज हम लोग कंपनी का फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। और जो फॉर्मेट है, तो मुझे नहीं लगता किसी ने भी पुराना फॉर्मेट किया होगा, क्योंकि तुम लोगों ने 11 12 में भी पढ़ा है तो यही फॉर्मेट पढ़ा होगा, क्योंकि पुराना फॉर्मेट तुम लोग के ऊपर तो एप्लीकेबल होता ही नहीं है, ठीक है। फिर भी हम बता रहे हैं, देखो हम लोग का फॉर्मेट जो है उसमें क्या क्या होगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट में अगर देखोगे, ऊपर हेडिंग क्या होता है, इक्विटी लायबिलिटी। जैसे नॉर्मल तुम लोग अगर सोल प्रोप्राइटर का क्वेश्चन करते हो तो ऐसे टी शेप में होता है, बट कंपनी का ऐसे टी शेप में नहीं होगा, ठीक है। तो नॉर्मली इधर क्या होता है, लाइबिलिटी, और इधर एसेट, बट इसका इस तरीके से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लेकिन सिर्फ लाइबिलिटी लिखने से नहीं होता, यहाँ क्या लिखना पड़ता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। क्या ये लिखना ही पड़ेगा? हाँ, ये ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोग का फॉर्मेट का पार्ट है, ठीक है। जैसे तुम लोग इधर एसेट और लाइबिलिटी लिखते हो, वैसे इधर इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखना पड़ेगा। उसके बाद हेडिंग क्या होगा, शेयर होल्डर फंड। क्या ये फिक्स्ड है? हाँ फिक्स्ड है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, इसका जरूरत नहीं है, ये बाद में बता देंगे इसका मतलब क्या है। अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसमें ये सब नहीं पूछता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, बट ये होता क्या है ये हम बता देंगे, ठीक है। तो ये मेनली शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्व सरप्लस आ जाएगा। अब शेयर कैपिटल जो है उसमें क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल में कितने तरीके का शेयर कैपिटल होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और रिजर्व सरप्लस में क्या क्या है, प्रॉफिट, जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, हर तरीके का रिजर्व, ठीक है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ठीक है, हर तरीके का रिजर्व यहाँ पर आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। अब यहाँ पर रूल्स क्या होता है, हम लोग को नोट्स नंबर देना पड़ता है, जैसे 1 2, ठीक है। और इसका डिटेल्स, जैसे मान लो किसी कंपनी का इक्विटी भी है और प्रेफरेंस भी है, तो इसका नोट में लिखना पड़ेगा डिटेल्स, और उसका टोटल हम लोग को यहाँ पर दिखाना पड़ता है। बोलो, यहाँ ये बात समझ में आया, यहाँ तक का मेरा बात? बोलो, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यस मैम। जो कोई डाउट है तो पूछो, कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। अच्छा, इसके बाद देखो, यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये भी हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नहीं देता है, ठीक है। तो ये भी हम लोग बाद में समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। मतलब अगर फाइनल अकाउंट्स बनाने जाओगे तो तुम लोग को क्या चाहिए होगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ये हम बैलेंस शीट का दिखा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, मतलब मेन हेड क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। फिर उसके अंदर क्या आ जाएगा, उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटी। अब नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स भी हमें लगभग जरूरत नहीं होगा, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आ जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ जाएगा। अब ये देखो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जो दिख रहा है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसमें क्या क्या आ सकता है, बोलो। लॉन्ग टर्म बोरिंग में देखो, यहाँ पर डिटेल्स दिया, हम ये शेयर कर देंगे तुम लोगों को। ये देखो, रिजर्व सरप्लस में क्या क्या आता है, देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या आ जाएगा। देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या आएगा। गुड आफ्टरनून अभिजीत। गुड आफ्टरनून मैम। देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या क्या आएगा, देखो। बोरिंग मतलब क्या, जो हम लोग उधार करते हैं, तो बॉन्ड, डिवेंचर, कंपनी है तो डिवेंचर इशू कर सकता है, बॉन्ड इशू कर सकता है, टर्म लोन आएगा, डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटीज, डिपॉजिट्स, ये सब एग्जाम्पल है। तो क्या बस यही होता है? नहीं, ये तो एग्जाम्पल है ना। इसके अलावा जो भी हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल होगा, जो हमारे लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग का मतलब क्या, वो बोरिंग, बोरिंग का मतलब उधार या लोन जो हम लोग मोर देन 12 मंथ्स के लिए लेंगे, ठीक है। वो सारा चीज यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा क्या आएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन आता है उसके बाद। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन मतलब जैसे ऐसा प्रोविजंस जो लॉन्ग टर्म मतलब 12 मंथ से ज्यादा के लिए, जैसे ग्रेचुइटी दिया जाता है इम्प्लॉय लोगों को, प्रोविडेंट फंड के लिए जो प्रोविजन क्रिएट होता है। अब क्या यही होगा? नहीं, क्वेश्चन जो बोलेगा वही, हमें सिर्फ इतना समझना है कि लॉन्ग टर्म प्रोविजन का मतलब वो प्रोविजंस जो हम लोग मोर देन 12 मंथ्स के लिए करने वाले हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर आते हैं फिर से, ये देखो यहाँ पर, तो नॉन करेंट, तो मेन बात क्या है, सबसे पहले आएगा शेयर होल्डर फंड, उसके अंडर क्या आएगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, फिर क्या आएगा,
नॉन करेंट लाइबिलिटी जिसमें आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है। फिर आएगा करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी में क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग का मतलब जो बोरोइंग हम लोग लेस देन 12 मंथ्स के लिए करेंगे, वो तो क्वेश्चन पढ़ने से समझेंगे। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल का मतलब जो हम लोग का ट्रेड पेबल में क्या क्या आएगा, क्रेडिटर आएगा और क्या आएगा, बिल्स पेबल, ठीक है, इस तरीके का चीज आ जाएगा। अदर करेंट लाइबिलिटी, अदर करेंट लाइबिलिटी में जैसे आउटस्टैंडिंग कुछ भी खर्चा है वो सब आता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब वो प्रोविजंस जो हम लोग लेस देन 12 मंथ्स के लिए करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि बैड डेप्ट का प्रोविजन हो सकता है, टैक्स का प्रोविजन होता है, क्योंकि टैक्स का तो हर साल प्रोविजन क्रिएट होता है ना, तो इसीलिए वो शॉर्ट टर्म में आता है। फिर देखो एसेट में क्या आएगा, जो तुम लोग फिक्स्ड एसेट बोलते हो उसको क्या बोला जाता है, नॉन करेंट एसेट, ठीक है। अब जो फिक्स्ड एसेट में तुम लोग जो नॉन करेंट एसेट तुम लोग पहले भी बोलते थे, फिक्स्ड एसेट को क्या बोलते हैं, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल, डब्ल्यूआईपी, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है वो सारे एसेट्स जो अभी तक बिल्ड नहीं हुए हैं, इन प्रोसेस में है, मतलब बिल्ड होना बाकी है, ठीक है। और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, जैसे मान लो कि कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया, इंटेंजिबल एसेट, वो अभी तक बन के रेडी नहीं हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलप, ठीक है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो हम लोगों ने मोर देन 12 मंथ्स के लिए किया है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करेंट एसेट। तो ये तो देखो फॉर्मेट है जो कि तुम लोग को याद रखना है, ठीक है। इसका याद रखने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, बस समझ लो कि क्या क्या होता है। करेंट एसेट में जैसे कि करेंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो नॉर्मली तुम लोग कैश लिखते हो वहां क्या लिखना होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करेंट एसेट्स। तो ये सब मेन मेन हेड होता है, इस तरीके से डिवाइड किया गया है। बाकी देखो क्वेश्चन में जैसा रहेगा हमें उस तरीके से करना पड़ेगा। तो ये हो गया फॉर्मेट। और इसके बाद यहाँ पर जो पीएल का फॉर्मेट है, अब तुम लोग अगर बोलोगे कि इन्वेंट्रीज में क्या क्या आ जाएगा, तो देखो ये सब होता है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। हम ये जो पीएल का स्टेटमेंट है वो तुम लोग को समझा देते हैं कि पीएल के स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा, क्योंकि जो बैलेंस शीट का स्टेटमेंट है वो तो भी ठीक है, उतना कुछ चेंजेस है नहीं, तो समझ में आ जाता है, ठीक है। अब ये देखो पीएल का स्टेटमेंट हम लोग समझते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन कंपनी का कोई ट्रेडिंग पीएल नहीं होता है, कंपनी का ट्रेडिंग पीएल मिला के ही उसका क्या नाम होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब कंपनी का ट्रेडिंग मतलब कुछ अलग से नहीं बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल के अंडर ही जो है ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो अब देखो ट्रेडिंग में हम लोग क्या क्या लिखते हैं, तो क्या हम लोग ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के अंदर हम लिखेंगे रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स। अच्छा, इसके बाद लिखो स्टॉक इन ट्रेड, टू परचेज, रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, टू ग्रॉस प्रॉफिट। लॉस भी आ सकता है बट हम लोग प्रॉफिट के साथ ही इसको समझेंगे। लगभग ये सारा आइटम रहता है। और इधर लिखेंगे बाई सेल्स, सेल्स के अंदर लिखो फिनिश्ड गुड्स F.G, ठीक है। और स्टॉक इन ट्रेड को हम SIT लिख रहे हैं, ठीक है। फिर बाई क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP,
WIP का मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स स्टॉक इन ट्रेड मतलब SIT। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर अगर फॉर्मेट देखोगे तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बोलो तो, सबसे पहले लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या, क्योंकि फॉर्मेट में सबसे पहले वही लिखा है इन्होंने, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू का मतलब सेल्स, ठीक है। तो फ्रॉम ऑपरेशन मतलब हम लोग जो बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं उससे जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा सेल्स है वही मेरा क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये देखो अब यहाँ पर दो चीज दिया हुआ है, एक फिनिश गुड्स, इसको मिला के लिखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले, यही मेरा क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बिजनेस में जो मेरा इनकम होगा, मेरा जो मेन बिजनेस है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, उससे मेरा जो इनकम होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्स बोलेंगे। सेल्स को यहाँ पर सेल्स नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नाम है एक ही चीज है, सेल्स ही है, बट नाम लिखना पड़ेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स लिखने से नहीं होगा। ठीक है। अब हम लोग क्या बेच सकते हैं, फिनिश गुड्स भी बेच सकते हैं, स्टॉक इन ट्रेड भी बेच सकते हैं, लेकिन कब फिनिश गुड्स बेचेंगे, कब स्टॉक इन ट्रेड बेचेंगे, बोलो। কষ্টে এতবার বলেছি বলো। फिनिश्ड गुड्स का कंसेप्ट कब आता है और स्टॉक इन ट्रेड का कंसेप्ट कब आता है, কিছু तो बोलो। दो तरीके का बिजनेस होता है ना, बोलो कोई बोलना चाहोगे। स्टॉक इन ट्रेड का कॉन्सेप्ट कंसाइनमेंट में आता नहीं, वो तो हर जगह भी आ सकता है। दो तरीके का बिजनेस होता है, बोलो क्या क्या होता है, ट्रेडर और, लो कुछ भी नहीं बोल पा रहा, ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर। इसका मतलब पता है ना, ट्रेडर का मतलब और मैन्युफैक्चरर का मतलब, मैन्युफैक्चरर मतलब जो खुद गुड्स प्रोड्यूस करके बेचता है, और ट्रेडर का मतलब प्रॉफिट लगा के, जैसे बाहर जाओगे तो भी जो मेडिसिन शॉप दिखेगा या फिर कुछ कपड़े का दुकान दिखेगा, तो मेडिसिन शॉप जो है वो क्या मेडिसिन बनाते हैं, ऐसा जरूरी तो नहीं है, अब हो सकता है बनाते हैं, बट ज्यादातर क्या है, किसी खरीदा जाता है, स्टॉक किया जाता है, बेचा जाता है। तो स्टॉक करके बेचना मतलब जो गुड्स हम लोग खरीद रहे हैं उसको बिना मॉडिफाई किए जब हम लोग बेचते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, स्टॉक इन ट्रेड। जो मेडिसिन वो लोग खरीदते हैं उसमें कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, नहीं। जैसे कोई यहाँ पर बुक्स का शॉप है, तो क्या बुक्स में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, नहीं। ठीक है, जैसा खरीदा वैसा ही बेच देते हैं, अपने हिसाब से प्रॉफिट लगा के बेच देते हैं, मार्केट में बिके इस हिसाब से। तो स्टॉक इन ट्रेड कौन बेचता है, जो लोग क्या होते हैं, ट्रेडर। और फिनिश गुड्स बना के कौन बेचते हैं, जो होते हैं मैन्युफैक्चरर। बोलो, समझ में आया फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड में डिफरेंस। है। यस मैम। अच्छा, बाकी सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, এই সবাই বুঝতে পারছে। यस मैम। ठीक है, देखो फिर कुछ डाउट हो तो मुझे बोलो, क्योंकि पहली बार कर रहे हो मेरा क्लास जो लोग, इसीलिए मुझे थोड़ा ज्यादा पूछ रहे हैं। ठीक है, जब टाइम चला जाएगा अब तब उतना थोड़ी ना पूछेंगे। ठीक है, अब नया है तो पूछ रहे हैं मेरे साथ ऐप पर होने के लिए। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं बोलने से हम यही मानेंगे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो रॉ मेटेरियल अब देखो ये हो गया। अच्छा, अब देखो हम लोगों को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैंने तुम लोग को लिख के दिखाया। ठीक है, ये देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब आ रहा है अदर इनकम, तो अदर इनकम कहाँ आता है बोलो तो, अदर इनकम, अदर इनकम मतलब क्या, जो बिजनेस का इनकम नहीं है वो कहाँ लिखते हो,
बोलो, वो कहाँ लिखते हो? पीएल में। तुम लोग 11 में एडमिशन करो फिर से, सब भूल गए हो। इतना खराब हालत, हाँ। तो जो भी हो, तो पीएल में लिखते हैं ना, पीएल में बाई साइड में क्या क्या लिखते हो बोलो? अदर इनकम में क्या क्या लिखते हो? अदर इनकम मतलब क्या क्या आता है? इनकम फ्रॉम, मान लो रेंट, या फिर और क्या हो सकता है, डिस्काउंट और कमीशन, डिविडेंड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो अदर इनकम कहाँ आता है? पीएल में आता है। तो बेसिकली पीएल के क्रेडिट साइड में हम लोग जो भी लिखते हैं वो हम लोग का क्या होता है? अदर इनकम, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम। ये कैसा इनकम है? ये सेल्स को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इनकम, क्योंकि ये बिजनेस का मेन इनकम है। इसको हम लोग बोलते हैं अदर इनकम। तो अदर इनकम मतलब समझ रहे हो, इधर पीएल में जो भी लिखते हैं उसे हम लोग बोलेंगे अदर इनकम। तो अदर इनकम आ जाएगा, ठीक है। फिर टोटल इनकम लिखना पड़ता है, तो फॉर्मेट यही फॉलो करना पड़ेगा। पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे, फिर अदर इनकम लिखेंगे, फिर दोनों का टोटल करके क्या निकल जाएगा? टोटल इनकम। अब एक्सपेंसेस में देखो क्या क्या है। एक्सपेंसेस में हमारा ये जो है, इसको हम एक तरीके से याद रखते हैं, तुम लोग को भी वैसे ही बोलेंगे याद रखने के लिए, काफी हेल्पफुल है, याद हो जाएगा। जो फॉर्मेट है वो है कुछ इस तरीके से, CPCEFDO, ठीक है। मेरा तो ऐसे करके याद हो गया, तो तुम लोग भी करोगे तो याद हो जाएगा, CPCEFDO, ठीक है। अब ये क्या है CPCEFDO? ये क्या नया चीज है? नया कुछ नहीं, ये देखो, CPC, ठीक है, EFDO, शॉर्टकट, ठीक है, CPCEFDO। अब इसको पूरा याद करने में, मतलब ये क्योंकि सीक्वेंस में होना चाहिए, तो CPCEFDO मैंने बोल दिया, ठीक है। आगे पीछे होगा तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे पीछे तब होता है ना जब हम लोग भूल जाते हैं, तो सारा चीज याद रहे इसीलिए मैंने वैसे सोचा है CPCEFDO। तो सी का मतलब क्या लिखा है एक्सपेंसेस में? सबसे पहले देखो, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड। तो मुझे एक चीज बोलो कि कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड का खर्चा किसका आएगा? मैन्युफैक्चरर का होगा कि ट्रेडर का होगा? मैन्युफैक्चरर, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है वही ना रॉ मटेरियल खरीदेगा। ट्रेडर तो वो तो मटेरियल से उसका कोई लेना देना है नहीं, वो तो सीधा क्या खरीदता है? प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब अगर हम लोग लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब हम लोगों ने कितना रॉ मटेरियल यूज किया है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बोलो? रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो कंज्यूम मतलब हम लोगों ने कितना यूज किया। तो क्या यूज कर सकते हैं? मेरे पास जो रॉ मटेरियल था, यानी कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ, गुड इवनिंग सरिता, गुड इवनिंग मैम। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्या ये हम लोग यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। और हमारे पास यूज करने के लिए क्या है? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल, ठीक है। अब कितना यूज किया कैसे पता करेंगे? সেলস সেলস বাদ করলে তো তোমাকে সিও জিএস করে বাদ করতে হবে, আমরা এটা বাদ করবো, ক্লোজিং স্টক অফ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो मेरे पास जितना ओपनिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल था, अब अगर हम इसको थोड़ा सा यूनिट से समझाने का कोशिश करें, मान लो मेरे पास 100 यूनिट रॉ मटेरियल था ओपनिंग में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने और 500 यूनिट खरीदा, और अभी मेरे पास 300 यूनिट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने कितना रॉ मटेरियल यूज किया? ये फॉर्मूला छोड़ा, ऐसे ही बोलो, मेरे पास 100 यूनिट था मैंने और 500 खरीदा, तो टोटल मेरे पास कितना हुआ? उसमें से अब मेरे पास 300 बचा हुआ है, तो मैंने कितना यूज किया? 300। तो ये देखो यूनिट मैंने लिख दिया, बाकी ये रुपीस में निकलेगा, तो हमें तो पता ही होगा ना कि 100 यूनिट हम लोगों ने कितना करके खरीदा होगा। मैंने ये आसानी से समझाने के लिए यूनिट लिख दिया, क्योंकि इतने छोटे फॉर्मेट में रुपीस वगैरह लिखा नहीं तो चाहो तो यूनिट को रुपीस कर दो, एक ही बात है, क्या फर्क पड़ेगा। तो फिर इसमें कितना हो जाएगा? 300 यूनिट। तो हम लोगों ने कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया? 300 यूनिट। तो इसका मतलब जब मुझे ये करना है ना, ये देखो, ये निकालना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये करने से फॉर्मेट में ये वाला आंसर आ जाएगा, ये वाला,
बोलो, यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ पर? तुम लोग को समझ में आ रहा है यहाँ तक जो बोला मैंने? बोलो। हाँ मैम। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का अगर वैल्यू निकालना पड़े तो वैल्यू ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स यूनिट में थोड़ी ना होगा। अगर वैल्यू निकालोगे तो कैसे करके निकालोगे? जितना यूनिट इनटू उस पे क्या कर देंगे, रेट लगा देंगे। देखो रेट हमें ना पहले से ही बोला हुआ होगा तो ये करने का जरूरत नहीं होगा, बट हम जस्ट ऐसे ही बता दे रहे, ठीक है? क्योंकि मुझे ना ये सब जो है रेट पहले ही बता देगा। जरूरी तो नहीं है सारा ही 10 रुपीज वाला होगा। ओपनिंग स्टॉक का रेट कुछ और हो सकता है, जो नया खरीदा उसका रेट कुछ और हो सकता है। लेकिन मैंने ऐसे ही समझाने के लिए 10 रुपए लगा दिए, बट जरूरी नहीं है कि सारा ही 10 रुपए वाला हो सकता है ये 11 एट द रेट ऑफ था, ये एट द रेट ऑफ 10 था। ऐसा भी तो हो सकता है। ये जस्ट समझाने के लिए बोला है, जरूरी नहीं है कि 10 में सारा ही हो जाए। 100 500 दोनों ही 10 वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है? तो ये हम लोग का हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड वाला पोर्शन। अब देखो पी, तो ये देखो ये समझ में आ गया, ये हम लोगों ने सीख लिया। अच्छा, अब इसको क्या लिखना पड़ता है? इसका पर्टिकुलर जो नाम है, देखो मैंने तो यहाँ रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखा है, बट तुम लोग को नाम क्या याद रखना है? कॉस्ट ऑफ, सी फॉर क्या है? कॉस्ट ऑफ मेटेरियल, ये नाम याद रखना है। कंज्यूम्ड, तुम लोग को ये याद रखना है। सिर्फ मेटेरियल कंज्यूम्ड याद रखने से नहीं होगा, क्या याद रखना है? कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड, तब ना ये सी को फॉलो कर पाओगे, ठीक है? कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है देखो पी फॉर क्या होता है? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है? तो मुझे नेक्स्ट पेज में लिखना पड़ेगा। पी होता है, लिखो पी होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है? तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर आते हैं, पूछते हैं तुम लोगों से। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मतलब क्या क्या आएगा? जैसे देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मतलब क्या आ गया? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग, ये सब मिला के जो ट्रेडिंग में लिखते हो उससे क्या बन गया? रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है? अब अगर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हम लोग बोल रहे हैं तो उसमें क्या क्या आएगा? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या क्या आएगा बोलो? अरे चेष्टा करो, কিছু तो बोलो। तो स्टॉक इन ट्रेड हम लोग अगर परचेज कर रहे हैं तो कौन सा आएगा बोलो? दिख तो रहा है यहाँ पे। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मतलब क्या परचेज करेगा? अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो वो क्या परचेज करेगा? अगर कोई ट्रेडर है तो वो क्या परचेज करेगा? बोलो, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है तो वो क्या परचेज करेगा? रॉ मटेरियल, तो उसका स्टॉक क्या होगा? रॉ मटेरियल। अच्छा, अगर कोई ट्रेडर है तो वो क्या परचेज करेगा? हाँ, उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर? मतलब ये सारे लैंग्वेज में से क्या बोलेंगे? स्टॉक इन ट्रेड। तो फिनिश्ड गुड्स बोलेंगे क्या? नहीं, ठीक है? मतलब फिनिश गुड्स सुन के भी तो तुम लोग बोल सोच ही सकते हो कि ये भी आ जाएगा स्टॉक इन ट्रेड में। नहीं, फिनिश गुड्स नहीं आएगा, क्योंकि फिनिश गुड्स क्या है? रॉ मटेरियल से कन्वर्जन होने के बाद फिनिश गुड्स बनेगा, मतलब वो मैन्युफैक्चरर के लिए ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है? तो स्टॉक इन ट्रेड का मतलब हम लोग का कौन सा आ जाएगा फिर? स्टॉक इन ट्रेड का मतलब ये वाला, ठीक है? स्टॉक इन ट्रेड का मतलब ये वाला, ठीक है? और ये, तो स्टॉक इन ट्रेड का मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा? जो ट्रेडर कुछ खरीद रहा है, ठीक है, फिर उसे बेच रहा है। अब देखो ट्रेडर ही स्टॉक इन ट्रेड करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, मैन्युफैक्चरर भी कर सकता है। कैसे? जैसे देखो किसी का मान लो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब हो सकता है जैसे मोबाइल का कवर देता है ना आजकल मोबाइल के साथ खरीदने से, तो जरूरी थोड़ी है कि वो कवर वो लोग बनाता ही है। हो सकता है कोई कवर बनाने वाली कंपनी से खरीद लेता है। तो मोबाइल उसके लिए फिनिश गुड्स है, क्योंकि वो मोबाइल मैन्युफैक्चर करता है। बट जो मोबाइल का कवर है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर नहीं करता है, किसी से खरीद के फिर अपने प्रोडक्ट के साथ उसे बेचता है, तो वो मोबाइल का कवर उसके लिए क्या हो जाएगा? स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि उसे मॉडिफाई किए बिना ही
वो एज इट इज अपने मोबाइल के डब्बे में उसको भी डाल देता है, फिर उसको बेच देता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रेडर ही होगा स्टॉक इन ट्रेड करने वाला। तो हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरर जो है सारा चीज मैन्युफैक्चर नहीं करता है, कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, कुछ किसी और से खरीद के उसके साथ मिला के बेच देता है, ठीक है। तो बिना मॉडिफाई किए, तो इतना याद रखो, अगर कोई प्रोडक्ट को हम लोग बिना मॉडिफाई किए बेचेंगे तो ही वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। ये एक एक मीनिंग क्यों पता होना जरूरी है, नहीं तो जब लिस्ट होगा उसमें आइडेंटिफाई कर नहीं पाओगे ना कि कौन से जगह पे क्या लिखोगे, तब कैसे करोगे, ठीक है। ये तो ये फॉर्मेट है नहीं कि लिख डालोगे, ठीक है। तो इसीलिए सारा मीनिंग पता होना जरूरी है। तो स्टॉक इन ट्रेड का मतलब क्या हो जाएगा, पी फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब बिना मॉडिफाई किया गया गुड्स जो भी हम लोग खरीद के बेचेंगे वही हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो ये वाला होना चाहिए, ठीक है। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का मतलब समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अब नेक्स्ट सी देखो, CPCEFDO। तो सी फॉर क्या है, देखो सी फॉर क्या है यहाँ पर, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड लिखो, चेंजेस इन इन्वेंट्री, जिसमें क्या क्या होगा बोल दिया है वहां, WIP, स्टॉक इन ट्रेड, फिनिश्ड गुड्स, और देखो क्वेश्चन में तो वही बोला है, लेकिन एक चीज मुझे बोलो, इन्वेंट्री का मतलब हमारे पास क्या क्या हो सकता है। अभी हम लोगों ने जो देखा है, जो भी डिटेल्स लिखा है, इन्वेंट्री, WIP भी तो हम लोग का इन्वेंट्री है, ठीक है। स्टॉक इन ट्रेड भी हमारे लिए इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब क्या, स्टॉक, फिनिश गुड्स भी इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल भी इन्वेंट्री है। बट चेंज इन इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल ऑलरेडी आ चुका है, कहां पर, जब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट कर रहे हो तब तो रॉ मटेरियल आ गया है ना, रॉ मटेरियल का ओपनिंग भी आ गया, क्लोजिंग भी आ गया, परचेज भी आ गया, ऑल अबाउट रॉ मटेरियल कवर हो गया। तो दूसरे बार थोड़ी ना कवर करोगे, दूसरे बार करोगे तो फिर तो डबल इंपैक्ट हो जाएगा। मतलब इसका तो कोई यहाँ पर काम ही नहीं बचा ना, क्योंकि इसका काम तो पहले ही हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो इन्वेंट्री का चेंजेस मतलब हम लोग का क्या क्या आ जाएगा, WIP, स्टॉक इन ट्रेड और फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अच्छा, अब चेंजेस का मतलब क्या है, ओपनिंग में कितना था और क्लोजिंग में कितना है, मतलब ये देखो, ये चीज चेंजेस का मतलब, ये देखो, ये WIP के साथ WIP, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स के साथ फिनिश्ड गुड्स, और यहाँ एरो लगा देते, और एक स्टॉक इन ट्रेड के साथ स्टॉक इन ट्रेड। देखो ये भी बता दिया, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये वाला, हाँ, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब ये और ये, देखो ये सब एक एक करके हट जा रहा है, मतलब सोचो कि ये चीज को कैसे उस फॉर्मेट में सेट किया गया है, हम वो समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये सब चला गया। अब अभी देखो चेंजेस इन इन्वेंटरी में हम लोगों ने देखा ये ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस, रॉ मटेरियल क्यों नहीं आया, वो भी तो इन्वेंट्री है, वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग के तौर पे आ चुका है, तो दो बार थोड़ी ना लेंगे, तो ये भी आ गया, ठीक है। और हम लोगों ने देखा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो वो देखो ये वाला परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मतलब कौन सा, ये वाला, ठीक है। अब ये चीज भी समझो, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में लेकिन ये वाला स्टॉक इन ट्रेड नहीं आएगा, क्योंकि ये कहाँ आ रहा है, चेंजेस इन इन्वेंट्री। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मतलब ओनली परचेज वाला ही आता है। तो परचेज दो ही आइटम हो सकता है, एक रॉ मटेरियल और एक स्टॉक इन ट्रेड, क्योंकि WIP हम लोग परचेज करेंगे नहीं, फिनिश गुड्स भी परचेज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि फिनिश गुड्स का मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो चीज हम लोग बना रहे हैं तो वो तो हम लोग किसी से खरीदेंगे नहीं। तो परचेज में तो दो ही आइटम आ रहा है, एक रॉ मटेरियल और एक है स्टॉक इन ट्रेड। रॉ मटेरियल क्यों नहीं आया परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में, मतलब ये जो देख रहे हो ना परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, स्टॉक इन ट्रेड ही आएगा, यहाँ पर भी रॉ मटेरियल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल ऑलरेडी कहाँ आ चुका है, यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए नहीं आएगा। तो अब समझ में आ रहा है, रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब क्या क्या आएगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो परचेज में दो ही चीज आता है, रॉ मटेरियल, स्टॉक इन ट्रेड, बाकी चीज क्यों नहीं आता है, जैसे ये था ये था, ये दोनों क्यों नहीं आया, WIP एंड फिनिश गुड्स। WIP हम लोग किसी से परचेज करने वाले हैं नहीं, फिनिश गुड्स भी किसी से परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि फिनिश गुड्स का मतलब होता है जो चीज हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हटा देते हैं। बोलो इतना तक समझ में आ रहा है कि फॉर्मेट का मतलब क्या हो रहा है, ये लो ये ऐसा सर्कल रह जाएगा, रहने दो और क्या। अच्छा, अब ये हो गया हम लोग का चेंजेस इन इन्वेंट्री, ठीक है।
अच्छा अब देखो चेंजेस इन इन्वेंट्री में हम लोग क्या निकालेंगे, तो हम लोग क्या माइनस क्या करते हैं बोलो, ये जो तुम लोग को दिख रहा है यहाँ पर, तो तुम लोग यहाँ पर माइनस क्या कर रहे हो, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस निकाल रहे हो, वही तो हो रहा है चेंजेस इन इन्वेंट्री। ठीक है, तो अगर मेरा ऐसा हो सकता है, देखो मेरे पास दो कंडीशन हो सकता है, आइदर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ग्रेटर देन हो सकता है ओपनिंग स्टॉक, या फिर मेरा क्या हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक लेस देन हो सकता है ओपनिंग स्टॉक। अब मुझे बोलो कि अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ग्रेटर देन ओपनिंग स्टॉक है तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होगा कि ग्रॉस लॉस, और अगर ये वाला कंडीशन है तो क्या होगा, तो कैसे समझोगे, एक छोटा सा अपने आप में फॉर्मेट दोनों साइड डेटा पुट करके सोचो, सोच के मुझे बताओ कि क्या होगा। प्रॉफिट होगा और ये होने से लॉस होगा। क्यों, देखो जैसे मान लो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इधर मान लो मैंने लिख दिया टू ओपनिंग स्टॉक 100 और इधर लिख दिया बाई क्लोजिंग स्टॉक 120, तो मेरा क्या आ जाएगा 20 का प्रॉफिट। यही चीज अगर उल्टा हुआ, इधर 120 और इधर 100 हुआ, तो फिर मेरा क्या लॉस दिखेगा, 20 का लॉस दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेंजेस इन इन्वेंट्री करने का मतलब है कुछ इस तरीके से हम लोग का इंपैक्ट देखना कि क्लोजिंग स्टॉक और जो हम लोग का ओपनिंग स्टॉक इसमें डिफरेंस, तो ये फॉर्मेट में हम लोग कैसे करते हैं, ओपनिंग माइनस क्या करेंगे क्लोजिंग, लिखेंगे क्या ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, लिखना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इसका आंसर मेरा क्या आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, मतलब जैसे 100 माइनस 120 हुआ तो क्या आएगा नेगेटिव, और 100 माइनस 90 हुआ तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अच्छा अब मुझे एक चीज बोलो, ये जो हम लोग चेंजेस इन इन्वेंट्री लिख रहे हैं ये हम लोग किस हेडिंग के अंडर लिख रहे हैं, एक्सपेंस। ठीक है, तो अब ये क्या इंपैक्ट देता है, या तो प्रॉफिट बताता है हमें या तो लॉस बताता है। तो एक्सपेंस का मतलब क्या है, एक्सपेंस का मतलब है जो भी डेटा हम लोग लिखेंगे वो सारा ऐड होके मेरा आगे जाके मेरे रेवेन्यू से लेस होगा, ये पूरा डेटा मेरा रेवेन्यू से लेस होगा। तो अब इसी एक्सपेंस के अंडर अगर हम प्रॉफिट या लॉस दिखा रहे हैं, क्योंकि ये दिखाने का मतलब प्रॉफिट या लॉस दिखाना ही हुआ, अभी तो तुम लोगों ने खुद ही बताया। ठीक है, तो अगर हम ये दिखा रहे हैं, तो अगर मेरा आंसर नेगेटिव, मतलब मुझे इसको नेगेटिव में दिखाना पड़ेगा, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव दिखाओगे, और मतलब इसे मुझे देखो ये नेगेटिव में दिखाना पड़ेगा, पहले लिख लो हम फिर बताते हैं। इसमें लिखो एज वी शो प्रॉफिट under the head expense, so it will represent in negative form and vice versa, negative form and, मतलब देखो अगर हम लोग प्रॉफिट आ रहा है, मतलब मेरा क्लोजिंग स्टॉक ग्रेटर देन ओपनिंग स्टॉक आ रहा है तो मेरा प्रॉफिट आ रहा है, और मेरा लिखने का सिस्टम कैसे ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आएगा ओपनिंग कम आएगा तभी प्रॉफिट आएगा। मतलब हम ये बोल रहे हैं ओपनिंग 100 है क्लोजिंग 120 है तब जाके मेरा क्या आएगा प्रॉफिट आएगा, तो आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव में 20 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रॉफिट को एक्सपेंस के अंडर में दिखा रहे हैं, क्योंकि ये मुझे प्रॉफिट बताएगा और ये पूरा चीज हम लोग एक्सपेंस के अंडर लिख रहे हैं, सो इट विल रिप्रेजेंट इन नेगेटिव फॉर्म, तो इसे नेगेटिव फॉर्म में ही हमें दिखाना है। ठीक है, क्यों बोलो तो क्योंकि ये सारी चीज तो ऑलरेडी माइनस होने वाले हैं, तो माइनस माइनस में प्लस होगा तभी तो प्रॉफिट का इंपैक्ट आएगा, और अगर लॉस हुआ तो मुझे पॉजिटिव दिखाना है, क्योंकि लॉस होने का मतलब है ओपनिंग ज्यादा रहा होगा क्लोजिंग कम रहा होगा। ठीक है, तो इसमें मेरा लॉस होगा, तो लॉस मतलब मेरा माइनस होना चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी मेरा माइनस में ही है, तो जो जैसा आएगा वैसा दिखाना है, अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव दिखाना है, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव दिखाना है। ठीक है, इसका लॉजिक ये है कि इसको ऐसे चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है कि प्रॉफिट है नेगेटिव आ गया इसको पॉजिटिव करो, नहीं ऐसा नहीं करना है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग आने से जो आएगा वही हमें लिख के रख देना है। ठीक है, अच्छा अब ये सीपीसी बन गया, अब हम लोग ये ई ई पढ़ते हैं, ई आसान है, लिखो इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ई का मतलब होता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मतलब एम्प्लॉय रिलेटेड जो भी हमारा खर्चा है वो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे क्या आ सकता है बोलो, वेजेस आ सकता है, और क्या आएगा सैलरी आ जाएगा। ठीक है,
और क्या आएगा, बोनस आ जाएगा। इस तरीके का जो भी चीज जो हमारे इम्प्लॉय को रिलेट करेगा वो सारा चीज हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो CPCE हो गया। अब एफ, एफ का मतलब हो जाएगा फाइनेंस चार्ज, फाइनेंस चार्ज, ठीक है। तो फाइनेंस चार्ज का मतलब बोलो, तुम लोग FM पढ़ते हो तो फाइनेंस चार्ज का मतलब बोलो। चार्ज या फाइनेंस कॉस्ट होता है, एक मिनट हम देख लेते हैं। फाइनेंस कॉस्ट लिखो, ठीक है, यहाँ नाम कॉस्ट दिया गया, मैंने चार्ज लिख दिया, कॉस्ट लिखो। तो फाइनेंस कॉस्ट, तो बोलो फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या, जैसे लोन लोगे तो उसका कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट, ठीक है। तो किसी भी तरीके का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर डिवेंचर, बॉन्ड, ठीक है, ये सब जो है इस पे जो हमारा फाइनेंस कॉस्ट जो भी होगा, किसी भी तरीके का फाइनेंस कॉस्ट हमारा एफ में आ जाएगा, ठीक है। तो CPCEF, इसके बाद क्या बचा, डी, डी का मतलब है डिप्रिशिएशन एंड एमोटाइजेशन, डी का मतलब होता है डिप्रिशिएशन एंड एमोटाइजेशन। अब ये क्या है, डिप्रिशिएशन एंड एमोटाइजेशन का मतलब है फिक्स्ड एसेट पे डिप्रिशिएशन लगेगा और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट पे क्या लगेगा, एमोटाइजेशन। जो इंटेंजिबल एसेट्स होता है उसका वैल्यू पे जब गिरावट आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमोटाइजेशन, ठीक है। और लास्ट एक है हम लोग का ओ, ओ का मतलब होता है अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ये अदर एक्सपेंसेस क्या होता है, देखो जो आइटम ना तो सी में आएगा ना तो पी में आएगा, ठीक है, CPC ना तो सी में आएगा ना तो ई में आएगा ना तो एफ में आएगा ना तो डी में आएगा, वो अदर एक्सपेंसेस में आएगा। जैसे कि देखो रेंट का खर्चा, तो रेंट देखो, रेंट ना तो सी में आएगा क्योंकि सी का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ना तो पी में आएगा क्योंकि उसका मतलब क्या है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ना तो फिर दूसरे वाले सी में आएगा जिसका मतलब है चेंजेस इन इन्वेंट्री, ना तो ई में आएगा, वो एम्प्लॉय वाला है, फाइनेंस कॉस्ट में भी नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन भी नहीं है, तो कहाँ आएगा, अदर एक्सपेंसेस में। तो रेंट हो गया, डिस्काउंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस हो गया, ऐसा बहुत सारा चीज हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी और क्या बोल सकते हैं, डिस्काउंट, डिस्काउंट तो लिखा, कमीशन, कमीशन का एक्सपेंस, ठीक है। और क्या हो सकता है वो, फाइनल अकाउंट्स में कितने आइटम होते हैं, और कुछ बैड डेट, ठीक है, इस तरीके का चीज, ऑडिट का खर्चा, ऑडिट फीस, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी आइटम हमारे दूसरे किसी हेड में नहीं आया वो लास्ट वाले हेड में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओ, यानी अदर एक्सपेंसेस। तो यहां तक जो मैंने अभी बोला उससे तुम लोग को ये PL का फॉर्मेट क्लियर हुआ कि CPCEFDO में क्या क्या आएगा, क्योंकि देखो बैलेंस शीट वाला फॉर्मेट उतना मुश्किल नहीं है क्योंकि उसमें तुम लोग समझ जाओगे क्या, कि फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट में PPE है नाम, तो उसमें क्या क्या आएगा उसमें समझने वाला तो कुछ है नहीं वैसा, ठीक है। फिक्स्ड एसेट पता ही है तुम लोग को, अगर इंटेंजिबल एसेट होगा तो वो बस हेड जो है वो समझ में आना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या ले, पी में क्या ले, ठीक है, वो कंफ्यूजन होता है। तो ये उसके लिए मैंने थोड़ा सा ये बताया कि सी का मतलब क्या, PCEFD, और किसमें क्या आना चाहिए। तो एक बार मुझे बोलो यहां तक समझ में आया, तो हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। बोलो यहां तक समझ में आया सबको। हाँ मैम। ठीक है, तो एक एक करके पूछते हैं, चलो बोलो कौन सा चीज कहाँ आएगा। जैसे बोला यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ PL, तो हम लोग को बैलेंस शीट और PL बना के देना है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ हरिया केमिकल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2001। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया, जैसे तुम लोग नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स करते हो वहां ट्रायल बैलेंस रहता है उससे बनाते हो, यहाँ भी वही बनाओगे बट यहाँ का फॉर्मेट अलग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे दिया है इन्वेंट्री, ठीक है। अब बोलो इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री का मतलब क्या क्या होगा, रॉ मेटेरियल भी इन्वेंट्री होता है, WIP भी इन्वेंट्री होता है, स्टॉक इन ट्रेड भी इन्वेंट्री होता है, और फिनिश्ड गुड्स भी इन्वेंट्री होता है। अब इसमें से ये कौन सा है वो अभी पढ़ के हमें समझ में वैसे तो नहीं आ रहा है। अगर मैन्युफैक्चरर होंगे, अब देखना पड़ेगा क्या है वो आगे पढ़ने से समझ में आएगा। लेकिन इन्वेंट्री आएगा कहाँ, ट्रायल बैलेंस के अंदर इन्वेंट्री दिया हुआ है तो ये कहाँ आना चाहिए, इसीलिए तो फॉर्मेट बनता है।
नहीं, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर दिया है तो कहाँ आएगा? ट्रायल बैलेंस के बाहर रहने से क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, वो बैलेंस शीट में आता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर दिया हुआ है, कुछ डेट नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या मानते हैं? ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ आता है? अब तुम लोग ट्रेडिंग का सोचो कहाँ आता है, टू ओपनिंग स्टॉक लिखते हो, बट यहाँ तो वो चलेगा नहीं। तो ट्रेडिंग का ओपनिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट क्या होता है? जैसे देखो, अब देखो, अब ये जो समझा है ना, इसका काम देखो। तुम लोग को लग रहा होगा कि ये समझ के होगा कि, अब देखो ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या आएगा? रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। अब उसमें से वो क्या है नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इतना पता है कि रॉ मटेरियल के अलावा बाकी सबका यूज कहाँ होगा? चेंजेस इन स्टॉक इन चेंजेस इन इन्वेंट्री में, हाँ, चेंजेस इन इन्वेंट्री में होगा, ठीक है। तो ये काम होगा कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन से चीज को कौन से हेडिंग में देना पड़ेगा। नहीं तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कहाँ कौन सा लिखोगे? रॉ मटेरियल तो कभी नहीं आता है, क्यों? क्योंकि वो तो सी में आता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में, ठीक है। तो इन्वेंट्री, अब ये कहां पर आएगा? ये इसका मतलब चेंजेस इन इन्वेंट्री में आएगा। अगर रॉ मटेरियल है भी तो यहाँ तो आएगा नहीं। मतलब हम ये बोल रहे हैं, अगर ये रॉ मटेरियल है तो ये कहां पर आएगा? पहले वाले सी में है, ठीक है। अगर ये रॉ मटेरियल है, और अगर ये रॉ मटेरियल के अलावा बाकी वो तीन चीज है, तो फिर सेकंड वाले सी में आएगा। इसका मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। और इसका मतलब क्या है? चेंजेस इन इन्वेंट्री। अब वो पढ़ के समझना पड़ेगा कि ये रॉ मटेरियल है या फिर वो तीनों में से कुछ एक है, ठीक है। तो अभी इसके बारे में हम लोग कंफर्म नहीं कर पाए। अच्छा, फर्नीचर, ये कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के किधर आएगा? एसेट साइड में। एसेट के किधर आएगा? नॉन करेंट एसेट में। और उसमें कौन से हेड के अंदर आता है? PPE, ठीक है। अब वो तो देखो फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, जैसे वो मैंने समझा दिया, तो ये फॉर्मेट तुम लोग को याद करना पड़ेगा कि ये PPE में आएगा। कैसे देखो? क्योंकि फिक्स्ड एसेट का मतलब ही हम लोग का PPE होता है। तो फर्नीचर मेरा क्या है? फिक्स्ड एसेट है, तो फिर वो कहां पर आएगा? PPE में आएगा, ठीक है। ये रहा, PPE में आएगा। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ये मेरा कहाँ आ जाएगा? PPE में। फिर डिस्काउंट, अब बोलो डिस्काउंट कहां पर आएगा? तो याद करो, डिस्काउंट एक्सपेंस है क्योंकि डेबिट साइड लिखा है, तो एक्सपेंसेस में क्या होता है? CPCEFDO, ठीक है। तो अब बोलो डिस्काउंट कहाँ आएगा? कॉपी देख के ही बोलो। अदर एक्सपेंस, क्योंकि अभी अभी बोला जो बाकी कहीं नहीं आता है वो यहाँ आएगा। तो डिस्काउंट तो ना C में आएगा, ना तो P में आएगा, ना तो C में आएगा, ना तो E में आएगा, ना तो F में आएगा, ना तो D में आएगा, ठीक है। अच्छा, ये डिस्काउंट इधर आएगा। लोन टू डायरेक्टर, बोलो ये कहां पर आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। लोन दिया है हम लोगों ने, ठीक है, इसका मतलब, तो देने से लोन क्या होता है? एसेट। एसेट साइड में आएगा। अच्छा, अब ये कहां पर आएगा? बोरोइंग में आएगा। हम लोग का हेड होता है ना लॉन्ग, ये बोरोइंग तो हम लोगों ने किया नहीं, लोन्स एंड एडवांस में आएगा, ठीक है। एक हेड होता है, ये देखो, दिखा देते हैं। एक हेड होता है ना लोन्स एंड एडवांसेस, ये देखो, अगर हम लोग का लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब देखो डायरेक्टर को जो लोन दिया है, अगर वो लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा, और अगर लॉन्ग टर्म नहीं है तो ई दिख रहा है, देखो, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा। तो वो हमें क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म। और अगर नहीं समझ में आए तो कुछ एक एजम्पशन लेंगे कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग कोई एजम्पशन ले लेंगे, ठीक है। तो लोन टू डायरेक्टर हो गया। अच्छा, ये कहां पर जाएगा? ये हमारा जाएगा लोन्स एंड एडवांसेस में, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, ये क्या है? एक्सपेंस, तो ये किस में आएगा? CPCFDO, इसी में से कहीं आना चाहिए। अदर एक्सपेंसेस में आएगा। बैड डेट, ये भी मेरा क्या है? एक्सपेंस है, ठीक है, मतलब एक्सपेंसेस या लॉसेस। CPCFDO में से कहां पर आएगा? ओ में आएगा, अदर एक्सपेंस। कमीशन, ये कहां पर आएगा? कमीशन भी मेरा अदर एक्सपेंसेस में आएगा, ठीक है। फिर मेटेरियल कंज्यूम्ड, ये कहां पर आएगा? हाँ, तो ये सी में आ जाएगा। तो इसका मतलब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड मुझे निकालना नहीं पड़ेगा, मतलब मुझे ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक या परचेज का डेटा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मुझे वो कैलकुलेट करके ही इन्होंने दे दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो इन्वेंट्री है, यहाँ तो रॉ मटेरियल वैसे भी आने वाला था नहीं, ठीक है, लेकिन इतना कन्फर्म हो गया कि ये लोग मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमें कैलकुलेट करके ही दे दिया है, तो हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद ये कहां पर आएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में आएगा। फिर प्लांट एंड मशीनरी, ये कहां आएगा? बैलेंस शीट में
एसेट में, पीपीई में, ठीक है। जहां फर्नीचर आएगा उधर ही आएगा। रेंटल्स अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा रेंटल्स, ठीक है। करेंट अकाउंट, बोलो ये कहां पर आएगा? हाँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। करेंट अकाउंट जैसे बिजनेस करते हैं तो सेविंग्स अकाउंट तो नहीं यूज होता ना। बिजनेस जो करते हैं उनको क्या यूज करना पड़ता है? जिनका ह्यूज ट्रांजैक्शन होता है, क्या ओपन करना पड़ता है? करेंट अकाउंट के थ्रू से बिजनेस ट्रांजैक्शन दिखाना पड़ता है, तो करेंट अकाउंट ओपन करते हैं। तो ये भी बैंक में ओपन होता है, जैसे बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं वैसे करेंट अकाउंट ओपन होता है। तो ये किसका पार्ट हो जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्योंकि ये जो कंपनी अकाउंट्स का फॉर्मेट है उसमें कैश बोल के सिर्फ लिखने से नहीं होता है, क्या लिखना पड़ता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके अंडर आएगा। तो ये बैलेंस शीट के किधर आएगा? एसेट साइड में, करंट एसेट के अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश अभी भी करंट एसेट ही है, बट उसका नाम जो है कैश नहीं लिख के क्या लिखा जाता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहां तक तो देखो समझ में आ रहा होगा क्या क्या लिखना है, नहीं लिखना है। अच्छा, फिर आगे और पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर कैश, फिर कैश आ गया तो कैश कहाँ आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, ठीक है। ये भी कहां पर आ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट में, करेंट एसेट में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, ठीक है। अच्छा, अब बोला है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बोलो ये कहाँ आएगा? नहीं, फाइनेंस कॉस्ट, सीपीसी, एफ फॉर फाइनेंस कॉस्ट था तो वहां आएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये कहाँ आएगा? एक्सपेंस है तो कहाँ आएगा? अदर एक्सपेंस, क्योंकि बाकी किसी हेड में तो ये सूटेबल है नहीं। फिक्सचर ये कहाँ आएगा? पीपी में आएगा, ठीक है। पीपी का मतलब कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, नॉन करेंट एसेट में। वेजेस कहाँ आएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, ठीक है। कंज्यूमेबल्स ये कहाँ है? कंज्यूमेबल्स मतलब जो चीज हम लोग कंज्यूम करने के लिए यूज कर रहे हैं, ऐसा कोई चीज, ठीक है। कंज्यूमेबल्स बिजनेस पर्पस पे, अदर एक्सपेंसेस में आएगा। फ्री होल्ड लैंड ये कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में, पीपी में आएगा। फिक्स्ड एसेट हुआ ना, तो नॉन करेंट एसेट लिखेंगे, एसेट लिखेंगे, और ये भी पीपी के अंडर आ जाएगा बैलेंस शीट में। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं और है। हाँ है, टूल्स एंड इक्विपमेंट, बोलो ये कहाँ आएगा? टूल्स एंड इक्विपमेंट ये पीपी में आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, नॉन करेंट एसेट में, और पीपीई में। गुडविल कहाँ आएगा? इंटेंजिबल एसेट, यानी बैलेंस शीट के एसेट साइड में, नॉन करेंट एसेट में, इंटेंजिबल एसेट। ट्रेड रिसीवेबल ये कहाँ आएगा? ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या होता है? बिजनेस में जो भी मेरा रिसीवेबल है, तो इसके अंडर क्या आ जाता है? डेटर आता है, बिल्स रिसीवेबल आता है। तो ये सब क्या है? करंट एसेट है। इतना तो पता है कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में करंट एसेट में आएगा। अब करंट एसेट के अंदर कौन से हेड में आएगा? एक्चुअली हेड ही ट्रेड रिसीवेबल नाम पे है, ठीक है, तो वो आएगा। फिर डीलर्स एड्स, डीलर्स एड का मतलब होता है कि हम लोगों ने डीलर को कुछ पेमेंट किया जो हमारा बाकी था, तो एक्सपेंस है, तो ये कहाँ है? अदर एक्सपेंस। ट्रांजिट इंश्योरेंस मतलब सामान इधर उधर भेजेंगे तो उसका इंश्योरेंस कर रखा है कि बीच में कुछ एक्सीडेंट हुआ, लॉस हुआ उसके वजह से, तो ये अदर एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, क्योंकि ये सब एक्सपेंस है, देखो ना, बाकी कहीं तो ये सेट नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट, फ्रेट भाड़ा, ठीक है, अदर एक्सपेंस। डिवेंचर इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो क्लोजिंग स्टॉक जो भी ट्रायल बैलेंस पे बाहर रहता है उसका एडजस्टमेंट दो जगह होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ आएगा? एक तो बैलेंस शीट में आ जाएगा, इन्वेंट्री में। बैलेंस शीट में इन्वेंट्री कहाँ लिखा जाता है? करेंट एसेट के अंडर, ठीक है। और एक कहा जाएगा? चेंजेस इन स्टॉक, इन चेंजेस इन, हाँ, चेंजेस इन इन्वेंट्री में ओपनिंग और क्लोजिंग। तो इसका मतलब वो जो एकदम ऊपर स्टार्टिंग वाला था इन्वेंट्री, उसके साथ ये क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इधर का देखते हैं, ये वाला तो इक्विटी शेयर, बोलो ये कहां पर आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ, ये हो जाएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में। बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड के अंडर जो शेयर कैपिटल है उसमें आएगा। 11% डिवेंचर ये कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में, नॉन करेंट लाइबिलिटी में, लॉन्ग टर्म
बोरोइंग। बैंक लोन, ये भी बैलेंस शीट में, किधर, लाइबिलिटी में। अब बैंक लोन कुछ बोला, देखो कोई भी लोन के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो अगर बैंक लोन नॉर्मली देखो हम लोग मान सकते हैं कि लॉन्ग टर्म है, तो फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। ट्रेड पेबल, ये बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में, नॉन सॉरी करेंट लाइबिलिटी में, ये ट्रेड पेबल नाम से ही आता है, ठीक है। सेल्स, ये मेरा क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये कहां पर आएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। रेंट रिसिप्ट, अदर इनकम, हाँ, जो RFO के नीचे आएगा। ट्रांसफर फी, ये क्रेडिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, लिखा नहीं है तो क्या होगा, ये डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड में क्या आता है, ट्रायल बैलेंस का इनकम और गेन और लाइबिलिटी, तो फिर ये ट्रांसफर फी क्या होगा, हाँ ये अदर इनकम हुआ ना, ये तो, ये गेन बोलोगे क्या, इनकम है बोलोगे, लाइबिलिटी तो ये है नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रीवियस ईयर का पीएल है जो कि इधर दिया हुआ, ये रिजर्व सरप्लस में चला जाएगा। रिजर्व सरप्लस कहाँ आता है, बैलेंस शीट में, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में, शेयर होल्डर्स फंड के अंडर रिजर्व सरप्लस आता है। और डेप्रिसिएशन प्रोविजन मशीन का बोल रखा है। अब ये डेप्रिसिएशन का प्रोविजन जो है कि अगर हम लोग डेप्रिसिएशन का जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें अगर हम लोग प्रोविजन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करने का मतलब है कि डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली एसेट पे चार्ज नहीं करके उसको एक अलग अकाउंट में दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरा 100 रुपए का मशीन था, उस पर 10 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 90। हम ये ट्रीटमेंट कैसे, इसका एंट्री कैसे होगा, जैसे कि एंट्री होना चाहिए डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, ठीक है, 10 रुपीज का। बट हम बोल रहे नहीं, हम ऐसे नहीं दिखाएंगे, हम कैसे दिखाएंगे, हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो इससे क्या कोई चेंजेस होगा, नहीं कोई चेंजेस नहीं होगा, बस डेप्रिसिएशन को एक अलग अकाउंट में दिखा रहे हैं। तो अब इसके बाद जब बैलेंस शीट देखो, यहाँ जब बैलेंस शीट बनेगा तो फिक्स्ड एसेट कैसे दिखेगा, 100 माइनस 10 कितना दिखेगा, 90। बट अगर ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो फिक्स्ड एसेट कितने का दिखेगा पता है, 100। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन करने का मतलब ही लाइबिलिटी है, वो कितना दिखेगा, इधर 10। ये ओरिजिनल कॉस्ट में दिखेगा और डेप्रिसिएशन इधर जमा होते जाएगा। इसमें भी मेरा एसेट का वैल्यू 90 हो रहा है, लेकिन वो मुझे चेक करना पड़ेगा, इधर 100 इधर 10 90। और इसका बेनिफिट है, एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट हमेशा दिखते रहता है, ठीक है, कि भाई 100 का एसेट है 10 से कम हुआ है, और यहाँ पर कम करके 90, इसके बाद 90 ही इसका वैल्यू दिखाएंगे, फिर इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन इसके बाद का जो बैलेंस शीट होगा वहां पर फिर से फिक्स्ड एसेट 100 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 10 में जितना भी और आएगा वो ऐड हो जाएगा। ये चीज होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग को इसको रेडी करना है, ठीक है, कि कैसे करके हम लोग इसे बनाएंगे। तो क्या क्या फॉर्मेट बनेगा, एक हम लोग का पीएल का फॉर्मेट बनेगा, एक हम लोग का बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनेगा। तो बनाओ, लिखो। यहाँ पर नाम क्या, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20x1 दिया हुआ है, ठीक है, 31st March 20x1। तो पीएल का फॉर्मेट कैसे बनता है, इस तरीके से। पर्टिकुलर्स, और क्या लिखोगे इधर, अमाउंट, और इधर नोट नंबर। अच्छा, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा फॉर्मेट में, रेवेन्यू, क्या लिखोगे, रेवेन्यू, हाँ, ये सब याद कर लेना है, ठीक है, ये लिखते लिखते याद हो जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये तो देखो किसी भी क्वेश्चन में होगा ही होगा। अदर इनकम अब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा फॉर्मेट हम लोग लिख लेंगे, अदर इनकम।
फिर ये दोनों को टोटल करने से क्या आ जाएगा, टोटल इनकम। इसको ए नाम दे देंगे और एक्सपेंसेस से लेस कर देंगे। फिर यहां पर लिखेंगे एक्सपेंस, हेडिंग एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, याद करो क्या है, CPC EFDO, ऐसे करके ही याद होगा, नहीं तो याद होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर मेरे साथ साथ ऐसे लिखते जाओगे तो याद हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, P फॉर क्या होता है, परचेज, हाँ, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। फिर ये C हो जाएगा चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ WIP finished goods and stock in trade. E for employee benefit expenses. F for finance charges. D for depreciation and amortization. और O other expenses। ये सब लिखने के बाद टोटल करने से फिर क्या आएगा, टोटल एक्सपेंस। इसको नाम दे देंगे बी। ठीक है, इसको नाम दे देंगे बी, टोटल एक्सपेंस। फिर इनकम से एक्सपेंस क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट। लेकिन इसको क्योंकि कंपनी अकाउंट से, तो हमें लिखना पड़ेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, ये जरूरी है क्योंकि टैक्स हमारा रहेगा। अब हो सकता है इस क्वेश्चन में नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन होने का चांसेस होता है। तो इसके बाद लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उससे लेस क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, तो ये लिखने के बाद लिखना है, मेरा देखो यहाँ पेज खत्म हो गया, तुम लोग को क्या करना है, जस्ट इसके नीचे नीचे लिखते जाना है। तो लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स A माइनस B, लेस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। जितना भी आएगा उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यही इतना तक ही हमें फॉर्मेट याद रखना है, बाकी और कुछ हमें चाहिए नहीं। इसके बाद हम लोग को बनाना पड़ेगा अपना बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो लिखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट ऑफ, बैलेंस शीट एज ऑन, ऐसे लिख देते, 31 मार्च 20x1। ठीक है, अब बैलेंस शीट के फॉर्मेट में क्या क्या आ जाएगा, वही पर्टिकुलर्स, अमाउंट और नोट्स टू अकाउंट। नोट नंबर। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, क्या लिखना पड़ेगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ये लिखना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी बैलेंस शीट बनाओ कंपनी का अगर है तो। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, शेयर, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, ये लिखना पड़ता है शेयर होल्डर्स फंड। उसके अंडर क्या लिखना पड़ेगा, शेयर कैपिटल। देखो शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंडर लिखेंगे
यहाँ पर 1 दे दो, ठीक है, ऐसे करके। फिर इसके अंदर शेयर कैपिटल, दो चीज मेन होता ही है सभी क्वेश्चन में, वही लिखने से होगा। और रिजर्व एंड सरप्लस, ये होगा ही होगा, किसी भी क्वेश्चन को ले लो, ये 2 पॉइंट होगा, क्योंकि शेयर कैपिटल बिना तो कंपनी ही नहीं बनेगा, ठीक है। और रिजर्व सरप्लस कुछ ना कुछ होता ही है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉन करेंट, ये 2 दे दो, नॉन नहीं, इसको 2 नहीं देके ये ऐसे वाला 1 दे दो, ठीक है। और इसको हम लोग शेयर होल्डर्स फंड को ऐसे दे देते हैं 1 ये, और इसको दे देते हैं ऐसे 2, ठीक है। नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। अब नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है सोचो। सबसे पहला क्या आता है, लॉन्ग टर्म कुछ लाइबिलिटी बोलने से दिमाग में क्या आना चाहिए, लोन, ठीक है। और क्वेश्चन में देखो लोन था, तो क्या लिखेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और क्या क्या होता है अगर याद करो थोड़ा, मैंने फॉर्मेट तो तुम लोग को दिखाया, जैसे लॉन्ग टर्म बोरिंग के अलावा क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होता है। लेकिन क्या क्वेश्चन में हमें कुछ लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिखा, नहीं, ये सब तो हमें कुछ दिखा नहीं है। तो मुझे इतना लग रहा है कि जो भी छोटा सा क्वेश्चन था, लॉन्ग टर्म बोरिंग के अलावा लॉन्ग टर्म तो कुछ नहीं दिखा, हम लोगों ने तो सारा चीज लिखा। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या आया था, एक आया था बैंक का लोन और एक डायरेक्टर लोन, अगर हम लोग वो तो दिया था हम लोगों ने, बैंक लोन ही आया था, और तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अब तुम लोग एग्जाम में क्या करोगे, जो मैंने लिखा था साइड बाय साइड, तुम लोग का तो लिखा हुआ रहेगा, मेरा हट गया, तो तुम लोग को दिख जाएगा कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। अब करेंट लाइबिलिटी बोलने से सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, ट्रेड पेबल आता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे ट्रेड पेबल। और क्या आता है, ट्रेड पेबल मतलब उसमें क्रेडिटर आ जाएगा, ठीक है। उसमें हम लोग का जो है, हाँ ये सब और अदर करेंट लाइबिलिटी होता है, बट वो सब था नहीं इस क्वेश्चन में। देखो अदर करेंट लाइबिलिटी में आएगा, हम लोगों ने कहा नोट डाउन किया था, हम लोगों को ट्रेड पेबल डायरेक्ट ही दिया हुआ था इस क्वेश्चन में। तो इसके बाद और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और ये तुम लोग को याद नहीं रखना पड़ेगा, तुम लोग जो नोट डाउन करोगे पेंसिल से, उसी से तुम लोग को पता चल जाएगा। इस एसेट्स, सबसे पहले हेडिंग क्या होगा, एसेट्स, और उसका हेडिंग में एसेट 2 लिख देंगे, ठीक है। जैसे शेयर वहां पर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज था, तो ये एसेट्स। फिर उसके बाद पॉइंट 1 देके लिखेंगे नॉन करेंट एसेट्स, उसके अंडर क्या आ जाएगा, पीपीई। और एक इंटेंजिबल एसेट भी था, याद करो, इंटेंजिबल एसेट, और कुछ था नहीं। और सेकेंड लिख लेते हैं करेंट एसेट। तो करेंट एसेट्स में हम लोग का क्या क्या था, देखो मुझे एक याद आ रहा है, एक तो हम लोग का इन्वेंट्री था, एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, ट्रेड रिसीवेबल था। तो पहले इन्वेंट्री लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल। हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सबसे लास्ट में लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और आ जाएगा एक हम लोग का ये था, टैक्स हो सकता है क्वेश्चन में, इसीलिए शॉर्ट टर्म क्या लिखेंगे, प्रोविजन। नहीं, प्रोविजन तो टैक्स तो था नहीं इस क्वेश्चन में, डायरेक्टर का लोन था, तो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। अगर हम लोग डायरेक्टर को दिए गए लोन को शॉर्ट टर्म मानते हैं तो वो करंट एसेट में लिखेंगे, अगर लॉन्ग टर्म मानते हैं तो हम लोग नॉन करंट एसेट में लिखेंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और वहां दिखाना पड़ेगा जो भी एजम्पशन हम लोग लेंगे। और डी में लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ लेना है कि क्या क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। वो प्रैक्टिस के साथ हो जाता है। और यहाँ एक नोट नंबर जरूरी है, ये कॉलम में, ये नोट नंबर वाला कॉलम है, ठीक है। अच्छा, अब एक एक करके हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो नोट्स टू अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, तो कैसे करके होगा, तो देखो नोट नंबर 1, अच्छा उसमें तुम लोग को लिखना है पर्टिकुलर्स, ये सारी चीज लिखने हैं, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर नोट, ये लेकिन वर्किंग नोट नहीं है, ये हमारे सोल्यूशन का ही पार्ट है, नोट 1। अच्छा, इसमें नोट 1 हमारा किस चीज का बनेगा, कैसे समझ में आएगा कि नोट 1 हम लोग किस चीज का बनाए, तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास कौन सा डेटा है, हम लोग तो इधर से पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहला डेटा क्या है,
इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री किस में आएगा, तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया लास्ट में, चेंजेस इन इन्वेंट्री। तो सबसे पहला नोट उसी का बनेगा, क्या लिखेंगे, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ WIP, स्टॉक इन ट्रेड, कॉमा फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, अब प्रॉपर फॉर्मेट ये होता है कि हमें ऐसे पर्टिकुलर्स लिखना पड़ता है, फिर यहाँ पर डेट दे देंगे 31 मार्च 2001। जब तुम लोग एग्जाम में करोगे तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन करना, ठीक है। अभी हम करवा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट आज एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से जब हम लोग करेंगे तो इतना फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तब हम लोग शॉर्टकट लेंगे, जैसे कि हम पर्टिकुलर डेट ये सब नहीं लिखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग एग्जाम में नहीं लिख के आओगे, ये जो कर रहे हो ये प्रॉपर फॉर्मेट है, इसी के हिसाब से करते हुए आना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या लिखेंगे, तो ये मेरा क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री है 6,80,000। तो मुझे क्या बोला गया, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करने के लिए, देखो मैंने सिखाया ना क्या करना है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो यहां पर लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है, 6,80,000। यहाँ रुपीस का साइन भी दे सकते हो। और क्लोजिंग इन्वेंट्री वो कहाँ दिखेगा, ट्रायल बैलेंस के एकदम नीचे था, ठीक है, एंड में। कितना है, 8,23,000। कितना हो जाएगा माइनस करने से, 1,43,000। ये तो और कहीं नहीं आएगा, मतलब ये तो क्लोज कर सकते हैं ना, इस पे तो और कुछ एडजस्टमेंट होने वाला है नहीं। तो देखो ये वाला हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसका मतलब चेंजेस इन इन्वेंट्री में नेगेटिव में कितना लिखोगे, 1,43,000। तो चेंजेस इन इन्वेंट्री में ये रहा, नोट नंबर क्या देना है तुम लोग को 1, ठीक है, और क्या लिखना है नेगेटिव में 1,43,000। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला कि जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है उसका एडजस्टमेंट दो जगह पे होता है, तो यहाँ इन्वेंट्री वो भी लिखना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री क्लोजिंग वाला कितना है, यहाँ बैलेंस शीट में तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आता है ना, तो 8,23,000। ये नोट नंबर 1 नहीं भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि ये नोट नंबर 1 से तो आ नहीं रहा है, वो तो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। नोट नंबर 1 में तो एडजस्ट करके जो आया है वो हमारा नोट नंबर 1 है। तो इन्वेंट्री हो गया। इसके बाद फर्नीचर, तो ये किसका नोट बनेगा, फर्नीचर मतलब PPE। तो फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ नोट नंबर 2, नोट 2 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। पर्टिकुलर्स यहाँ पर क्योंकि हमें प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बोला था, एक ही एसेट के लिए बोला था, लेकिन कॉलम बनाएंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स उसमें हम लोग एसेट का नाम लिखेंगे और इधर लिखेंगे ग्रॉस अमाउंट। क्यों, क्योंकि जब हम लोग प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करते हैं तो मेरा एसेट ग्रॉस मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है उस पे दिखता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, या फिर इसका और एक नाम भी होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक ही बात है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कुछ भी लिखा जा सकता है। अच्छा, अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन किस चीज का था, फर्नीचर 2 लाख। तो हम लोग लिखेंगे फर्नीचर 2 लाख। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर 2 लाख ग्रॉस में जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बोलो, क्या हमारे पास इसके अलावा भी काफी सारा एसेट था, याद करो था। अगर जब कॉपी में नोट डाउन करोगे मतलब क्वेश्चन में, तब तो दिख जाएगा, प्लांट था, फ्री होल्ड लैंड था, तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा सा जगह बचा लेना है, ठीक है। तो हम ये पूरा पेज इधर मेरा इतना ही है तो इतना हम रख देते हैं। तो काफी सारा है, कम से कम 4 से 5 हम लोग का एसेट है, हम इसी के अंदर कर लेंगे, इतना जगह तुम लोग को भी रखना चाहिए। फिर नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, ठीक है। अब ये किस चीज का बनेगा, डिस्काउंट। तो ये कौन से वाले हेड में था, अदर एक्सपेंस। तो ये अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। अब अदर एक्सपेंसेस का तो एक लंबा लिस्ट था, ठीक है, तो उसके लिए हमें काफी सारा जगह रखना चाहिए। पर्टिकुलर्स
और इधर अमाउंट। हम और डेट नहीं दे रहे, डायरेक्ट मैंने अमाउंट लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डिस्काउंट 40,000। और क्या आएगा, उसके नीचे वाला ही आएगा, एडवर्टाइजमेंट। ये देखो, डिस्काउंट के बाद नहीं, डिस्काउंट के बाद था लोन टू डायरेक्टर, ठीक है। तो लोन टू डायरेक्टर ये हम लोग का कहाँ आएगा, शॉर्ट टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस में। तो इसके लिए ये पूरा ही जगह रख देते, क्योंकि ये एक बड़ा लिस्ट है, तो हम इतना जगह रख दिए हैं, ठीक है। तुम लोग को भी एग्जाम में थोड़ा जगह बचाते हुए करना पड़ेगा। नोट नंबर 4, ठीक है, शॉर्ट टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब इतना मेहनत करने का मार्क्स भी अच्छा मिलता है, ठीक है। तो इसलिए मेहनत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन होता है, तो मार्क्स भी बहुत ज्यादा रहता है इसमें। अच्छा, इसमें लोन टू डायरेक्टर 80,000, लोन टू डायरेक्टर 80,000। और मुझे नहीं लगता इसमें और कुछ था, तो इसको हम क्लोज कर देते, क्योंकि इसमें और कुछ था नहीं। इतना तो देखो हम लोग याद रख ही सकते हैं ना करते करते। इसमें और कुछ था नहीं, तो इसको मैंने इसलिए कर दिया है क्लोज। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, एडवर्टाइजमेंट है। ये कहाँ जाएगा, अदर एक्सपेंस। तो अदर एक्सपेंसेस के लिए हम लोगों ने जगह रख रखा है ना, तो वहां पर लिखो एडवर्टाइजमेंट 20,000। हाँ लिखिए, ये वाला पेज है मेरा, एडवर्टाइजमेंट। ओ अच्छा, এটা तो प्रॉपर लिखना है, 8 है, हाँ। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट ये है हम लोग का 20,000। फिर बैड डेप्ट कमीशन ये सब आ जाएगा। बैड डेप्ट कमीशन, अच्छा बैड डेप्ट कितना है, 35,000, कमीशन 1,20,000। 35,000 कमीशन 1,20,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, मेटेरियल कंज्यूम्ड। तो ये कहाँ आता है, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड में। तो इसका नोट नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, क्योंकि तो ये लगभग लगभग वही लैंग्वेज में दिया हुआ है, मेटेरियल कंज्यूम। बनाना चाहो तो बना सकते हो, बट हम लोग इसको बिना बनाए लिख देते 23,19,000। इसको सीधा सीधा लिख देंगे यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड में 23,19,000, ठीक है। फिर है प्लांट एंड मशीनरी 8,60,000। ये कहाँ लिखेंगे, पीपीई में, प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीनरी 8,60,000, ठीक है। इसके बाद है रेंटल। ये कहाँ जाएगा, अदर एक्सपेंस। तो फिर से अदर एक्सपेंसेस में जाना है, यहाँ लिखना है रेंटल। रेंटल का अमाउंट है 25,000, रेंटल का अमाउंट है 25,000। फिर है करेंट अकाउंट। ये कहाँ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो नोट नंबर 3, यहाँ मैंने नोट नंबर 4 था, इसके नीचे नोट नंबर 5 बनाएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सबसे पहला आ जा रहा है हम लोग का करेंट अकाउंट 45,000, उसके नीचे कैश लिख दो 8,000। दोनों नीचे नीचे ही दिया हुआ है, करेंट अकाउंट और कैश, ठीक है। ये देखो नीचे नीचे ही दिया हुआ है, करेंट अकाउंट 45, कैश 8,000। मुझे नहीं लगता है और कुछ कैश और कैश इक्विवेलेंट में आने वाला था, तो ये दोनों का एडिशन कर सकते हैं, 53,000, ठीक है। अच्छा, ये लिख लो उधर, यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 53,000। नोट नंबर कितना था, 5, ठीक है। अच्छा, अब
इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये कहाँ आएगा? फाइनेंस कॉस्ट में। तो नोट नंबर 6। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1,16,000। इसमें मुझे याद नहीं आ रहा है कुछ है कि नहीं, तो इसको भी क्लोज करते नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा, अगर कुछ होगा तो लिख लेंगे। अच्छा, फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ये लिख देते हैं, अदर एक्सपेंसेस में 10,000। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना? 80, नहीं 10,000। फिर देखो है फिक्सचर, ये कहाँ आएगा? पीपी में 3 लाख। फिक्सचर पीपी में आएगा 3 लाख। फिक्सचर पीपी में आ जाएगा 3 लाख। अच्छा, फिक्सचर के बाद है वेजेस, ये कहाँ आएगा? इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, उसका नोट बनाना पड़ेगा। तो नोट नंबर 7, नोट नंबर 7, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इसमें आ जाएगा हम लोग का वेजेस 9 लाख। और इसका भी मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ है क्या इसमें? आप तो देख लेंगे, रहने दो, बंद नहीं कर रहे अभी। कंज्यूमेबल्स ये कहाँ आएगा? अदर एक्सपेंसेस में 84,000। कंज्यूमेबल्स, कंज्यूमेबल्स 84,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फ्री होल्ड लैंड, ये कहाँ आएगा? पीपीई में। फ्री होल्ड लैंड, फ्री होल्ड लैंड कितना है? फ्री होल्ड लैंड 15,46,000। इसके बाद यहाँ टूल्स एंड इक्विपमेंट, ये कहाँ आएगा? पीपी में आएगा। टूल्स एंड इक्विपमेंट 2,45,000। टूल्स, इक्विपमेंट का मतलब ही फिक्स्ड एसेट होता है। टूल्स एंड इक्विपमेंट 2,95,000, सॉरी 45 है, 2,45,000। अच्छा, फिर गुडविल ये कहाँ आएगा? इंटेंजिबल एसेट। तो नोट नंबर 8, नोट नंबर 8, इंटेंजिबल एसेट, उसके अंडर गुडविल। इंटेंजिबल एसेट पर्टिकुलर अमाउंट गुडविल 2,65,000। अच्छा, इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, ये डायरेक्टली हम लोग ट्रेड रिसीवेबल में लिख देंगे 4,40,000, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल में डायरेक्टली लिख देंगे 4,40,000। इसका नोट्स नहीं बना रहे क्योंकि जरूरत नहीं है। जिसपे मल्टीपल इंफॉर्मेशन होता है या डायरेक्ट हेडिंग के साथ मैच नहीं होता है, उसी का नोट्स बनाना जरूरी है। तो ट्रेड रिसीवेबल हो गया। डीलर एड, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट, ये लगातार जो 4 आइटम है, ये सब कहाँ आएगा? अदर एक्सपेंस। तो वहां पर जाके लिखना स्टार्ट करना है लोग। सबसे पहले आ जाएगा डीलर्स एड्स, 21,000। ट्रांजिट इंश्योरेंस 30,000।
ट्रांजिट इंश्योरेंस 30,000। फिर उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस 37,000। ट्रेड एक्सपेंसेस 37,000। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट 54,000। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेट 54,000। अच्छा, डिवेंचर इंटरेस्ट ये फाइनेंस कॉस्ट में आएगा 55,000। तो फाइनेंस कॉस्ट कहाँ था, ये रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि एक शायद है डिवेंचर इंटरेस्ट, ये फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा नोट नंबर 6 में, जो कि है 55,000। और इसमें कुछ नहीं है, ये ऐड करके लिख सकते हैं 1,71,000। अच्छा, फाइनेंस कॉस्ट के बाद इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट में आके। फाइनेंस कॉस्ट में फाइनेंस चार्ज कितना नंबर नोट था, 1,71,600 फाइनेंस चार्जेस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इधर इक्विटी शेयर, ठीक है, इसका नोट बनेगा नोट नंबर 9, ठीक है। इसमें क्या लिखना है नोट नंबर 9 में, शेयर कैपिटल बोल के, ठीक है। फिर उसके अंदर लिखना पड़ेगा, तो लिखो शेयर, क्योंकि ये शेयर कैपिटल के अंदर ही तो आएगा। अब इसको लिखना कैसे पड़ता है, इसका रूल्स है। सबसे पहले लिखना पड़ता है ऑथराइज्ड इशूड, ऑथराइज्ड कॉमा इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। जब मुझे पता नहीं है कि कौन सा क्या है, तो जितना मुझे दिखाया गया है, देखो यहाँ पर दिया है इतना शेयर कैपिटल, तो जो हमारे यहाँ पर दिखा ट्रायल बैलेंस में मतलब इतना इशूड है। ऑथराइज्ड कितना हमें नहीं पता, लेकिन हमें सारा चीज लिखना पड़ता है, ऑथराइज्ड इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। क्या लिखेंगे, कितना है, 2,50,000 होगा ना, क्योंकि देखो 25 लाख का कैपिटल है, एक एक शेयर 10 रुपीज करके है, तो कितना हो जाएगा 2,50,000। 2,50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 इच, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25 लाख। 25 लाख यही मेरा इशूड है, यही मेरा सब्सक्राइब है, यही मेरा पेड अप है, क्योंकि मैंने सारा एक साथ कर दिया है। तो ये 25 लाख अब हम लोग नोट नंबर 9 बोल के बैलेंस शीट में दिखा देंगे। नोट नंबर 9, 25 लाख। अच्छा, इसके बाद है 11% डिबेंचर, ये कहाँ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग। क्या उसका नोट कुछ बना था, नहीं, तो फिर बना नोट नंबर 10, लॉन्ग टर्म बोरिंग 11% डिवेंचर, 11% डिवेंचर 5 लाख, और इसके नीचे बैंक लोन भी लिख दो 6,45,000। बैंक लोन 6,45,000। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 और 5 11,45,000। तो ये हम लोग लॉन्ग टर्म बोरिंग में नोट नंबर 10 बोल के लिख देते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग में नोट नंबर 10 कितना हुआ, 11,45,000। अच्छा, ट्रेड पेबल, ये ट्रेड पेबल में डायरेक्ट लिख दो 2,81,000। ट्रेड पेबल में डायरेक्ट लिखेंगे 2,81,000। कहाँ गया मेरा ट्रेड पेबल, 2,81,000। इसका नोट बनाना जरूरी नहीं है। सेल्स ये कहाँ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका भी नोट बनाने का जरूरत नहीं है। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह ये दिया हुआ है, कोई एडजस्टमेंट है नहीं। 42,68,000,
2,68,000। अच्छा, फिर रेंट रिसिप्ट ये कहाँ जाएगा? अदर इनकम। इसका नोट बना लेंगे क्योंकि नाम तो अदर इनकम है ना, उसके अंदर तो कुछ भी आ सकता है। तो नोट नंबर 11, अदर इनकम, रेंट 46,000। ट्रांसफर फीस भी आएगा 10,000, 46,000। फिर ट्रांसफर फीस 10,000। अच्छा, और कुछ था? नहीं, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो दोनों मिला के कितना हो रहा है? 56,000। तो इसको लिख देते हैं, नोट नंबर कितना है? 11 बोल के यहाँ पर आ जाएगा, नोट नंबर 11। अदर इनकम में कितना? 56,000। अच्छा, इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,39,000। ये कहाँ आता है? रिजर्व सरप्लस। तो उसका नोट बनाना पड़ेगा। नोट नंबर कितना होगा? 12, रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें आ जाएगा ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस 1,39,000। अब इसमें जगह छोड़ना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हम लोग करंट ईयर वाला पीएल ऐड करेंगे, फिर ले जाएंगे उसे रिजर्व सरप्लस में। अच्छा, फिर है डेप्रिसिएशन का प्रोविजन मशीन के ऊपर 1,46,000। ये पीपी में हम लोगों ने बना रखा है, ठीक है। तो 1,46,000 यहाँ लिख देते हैं। ये रहा यहाँ पर 1,46,000। ये मशीन में बोला था, ठीक है। तो ये मशीन में हम लोगों ने लिख दिया। अच्छा, और कुछ तो हमें बोला नहीं है, ठीक है। तो अब देखो, एड ये जो भी हम लोग का नोट्स टू अकाउंट से पहले उसे क्लोज करते हैं। जैसे ये क्लोज है, ये वाला क्लोज करो, ये वाला। इसमें हम लोग क्या करेंगे? नेट अमाउंट लिखेंगे। तो इसका नेट अमाउंट लिखो, जिसमें नेट अमाउंट देखो सारी चीजों का अनऑल्टर्ड रहेगा सिवाय एक के। कौन सा वाला? मशीन, ठीक है। उसमें चेंज होगा तो उसका निकालो कितना हो रहा है। अच्छा, यहाँ लिखेंगे नेट अमाउंट 2 लाख। पहला वाला 2 लाख ही रहेगा। फिर कहो तो 7 लाख। अच्छा, फिर 3 लाख, फिर 15 लाख, 46, फिर 2,45,000। अब टोटल करके बताओ कितना होता है। $30,05,000 ये लिख देंगे। नोट नंबर 2 पीपी में जाएगा। $30,05,000, मतलब ये वाला तो 30,05,000। अच्छा, अब इसके बाद नोट नंबर 3, अदर एक्सपेंसेस का ऐड करो। $4,76,000 ये लिख देंगे नोट नंबर 3 बोल के। इसमें 4,76,000। अच्छा, इसके बाद नोट नंबर 4, ये लोन टू डायरेक्टर। ये शायद हम लोगों ने लिख लिया था, ठीक है। कैश कैश इक्विवेलेंट ये भी लिख लिया था क्या? चेक कर लेते हैं। 80 और 53। हाँ, तो लोन लिख लेते हैं 80,000। उसका नोट नंबर कितना है? 4, ठीक है। तो ये 4 और ये 5, ये दोनों हो गया। अच्छा, इसके बाद
फाइनेंस कॉस्ट 1,71,000, ये शायद लिख लिया था, चेक करते हैं। फाइनेंस कॉस्ट लिख लिया था, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट के बाद यहाँ आते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट, इसमें कुछ है ही नहीं, ये ही था। तो नोट नंबर 7 बोल के 9 लाख, नोट नंबर 7 बोल के 9 लाख, नोट नंबर 7 बोल के 9 लाख हो जाएगा। अच्छा, 7 के बाद 8 इंटेंजिबल एसेट गुडविल, ये भी क्लोज करते हैं। नोट नंबर 8 गुडविल का आ जाएगा, नोट नंबर 8 गुडविल का आ जाएगा। कितना है गुडविल? 2,65,000। अच्छा, नोट नंबर 9 शेयर कैपिटल, ये लिखा हम लोगों ने, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं लिखा है। नोट नंबर 10 11,45,000, मैंने शायद नहीं लिखा है, 11,45,000। हाँ लिखा है, 11,45,000 लिख लिया था। अच्छा, अदर इनकम, ये भी लिख लिया है ना। अच्छा, और रिजर्व ये निकालना पड़ेगा, मतलब अब हम लोग को पहले पीएल क्लोज करना पड़ेगा। तो ये पहले बोलो 2,68,000 और 56, 43,24,000। अब टोटल ऑफ एक्सपेंस जिसमें ये 1,43,000 लेस होगा, इस बात का ध्यान रखना है। $37,23,000। अब ये लेस करने से निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6,01,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कुछ इस क्वेश्चन में था नहीं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स सेम रहेगा ये फॉर्मेट, लेकिन तुम लोग को दिखाना है चाहे टैक्स रहे या ना रहे, ठीक है। तो अब ये प्रॉफिट जो है ये हम लोग का कहा जाएगा, रिजर्व सरप्लस को कंप्लीट करने के लिए वहां चला जाएगा 6,01,000। तो यहाँ पर करेंट ईयर पीएल 6,01,000, तो टोटल करने से कितना आ जाएगा? 7,40,000। अब ये लिख देना है रिजर्व सरप्लस में, 7,40,000, और इसका नोट नंबर क्या था? 12। तो यहाँ कितना हो रहा है लाइबिलिटी साइड? 46,66,000, ठीक है। और ये भी टोटल करना पड़ेगा, अस्तु 46,66,000। तो ऐसे करके होगा, स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो इतना सारा चीज कवर नहीं कर पाओगे। लेकिन ये तो देखो आसान है, ठीक है, उतना कुछ है नहीं, लेकिन एडजस्टमेंट इससे ज्यादा होगा, ठीक है। इसमें एडजस्टमेंट है क्या? सिर्फ तो एक क्लोजिंग इन्वेंटरी दिया था और कुछ दिया ही नहीं था, बाकी तो आइडेंटिफाई करने में इतना समय लगेगा कि कौन सा कहाँ जाएगा। ऊपर से जो फॉर्मेट है उसका प्रेजेंटेशन में काफी समय जाएगा, क्योंकि एक एक करके नोट बनाओ, फिर एक एक करके उसे लिखो, और कितना जगह छोड़ना पड़ेगा उसका एक जो है अंदाजा रखना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा ना, हम लोग ऐसे डायरेक्ट तो नहीं सोच सकते। बस हाँ, एक हेल्प हो जाएगा, जब हम लोग नोट डाउन करेंगे चीजों को तब हमें समझ में आना चाहिए कि ये इतना इतना चीज ये हेडिंग में जा रहा है, तो कौन से हेडिंग के लिए कितना जगह हमें रखना चाहिए, ठीक है, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो है इलास्ट्रेशन 4, ये तुम लोग होमवर्क करके देख सकते हो, हम ये पीडीएफ शेयर कर देंगे। इलास्ट्रेशन 4, इसमें क्या है ना, इसमें एक शेयर वाला पॉइंट भी है कि शेयर फॉरफिट भी हुआ है, ये सारा चीज दिया हुआ है। तो अभी हम इसके बारे में बोल नहीं रहे, क्योंकि अभी बोलेंगे तो खत्म भी नहीं कर पाएंगे, वो बोलते बोलते ही टाइम हो जाएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो तुम लोग को करना क्या चाहिए, घर पे सारा चीज आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा चीज कहाँ पर जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर एक पूछ लेते हैं, जैसे कि देखो वेजेस एंड सैलरी, ये कहाँ जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में जाएगा। रेंट रेट्स टैक्सेस
अदर एक्सपेंसेस में ये जो परचेज है, वाइन, सिगरेट, सिगार और फूड स्टफ, तो ये इनका कोई काम होगा, इसकी वजह से ये सारे चीजों को परचेज करते हैं। तो ये पढ़ के क्या लग रहा है, ये सारा क्या है, स्टॉक इन ट्रेड। तो ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दे दिया है, तो मतलब ये दोनों का टोटल करके लिखोगे तो हो जाएगा, है ना। फिर क्या दिया है देखो, लॉन्ड्री, लॉन्ड्री का खर्चा, तो ये कहां पर जाएगा, अदर एक्सपेंस, ठीक है। फिर उसके बाद सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो सेल भी देखो जो परचेज, मतलब ये लोग क्या है, मैन्युफैक्चरर नहीं है, क्या है, ट्रेडर है, पता ही चल रहा है, देख के ही पता चल रहा है क्वेश्चन की ट्रेडर है। कोल एंड फायरवुड, ये कहाँ जाएगा, एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस। कैरेज एंड कूली, अदर एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट, अदर एक्सपेंसेस। रिपेयर, अदर एक्सपेंसेस। रेंट ऑफ रूम्स, ये देखो क्रेडिट साइड में, अदर इनकम में जाएगा, ठीक है। फिर बिलियर्ड, मिसलेनियस रिसीप्ट, बिलियर्ड जो है ये मतलब एसेट होगा, ठीक है। और मिसलेनियस रिसीप्ट, अदर इनकम। अच्छा नहीं, ये एसेट कैसे होगा, ये तो हमारा क्रेडिट साइड में है, ये तो क्रेडिट साइड में है, तो ये किस चीज का दिया है। अच्छा देखते हैं, ये मिसलेनियस रिसिप्ट, अदर इनकम। डिस्काउंट रिसिप्ट, अदर इनकम। ट्रांसफर फी, अदर इनकम, ठीक है। फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, पीपीई। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, पीपीई। इन्वेंट्री ऑन हैंड, मतलब ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक इन ट्रेड, इसका एडजस्टमेंट क्या होगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग के लिए होगा। कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। कैश विद बैंकर्स, वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंस। 2000 डिवेंचर इशू किया है, 100 रुपीज वाला, मतलब लोन, डिवेंचर लोन हुआ ना, तो ये कहाँ आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। पीएल कहाँ आएगा, रिजर्व सरप्लस में। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल नाम से ही आएगा। ट्रेड रिसीबल, ट्रेड रिसीबल नाम से आएगा। इन्वेस्टमेंट, अगर लॉन्ग टर्म मानते हैं तो लॉन्ग टर्म जो है इन्वेस्टमेंट बोल के ही होता है, वहां आ जाएगा। गुडविल, इंटेंजिबल एसेट। जनरल रिजर्व, रिजर्व सरप्लस। अब देखो कितना सारा एडजस्टमेंट है, जैसे वेजेस एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो जो भी ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है उसका एडजस्टमेंट 2 बार होता है। तो वेजेस एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो एक तो ये लाइबिलिटी हुआ, तो लाइबिलिटी कहाँ आएगा, करेंट लाइबिलिटी। और उसमें कौन से हेड में आता है, अदर करेंट लाइबिलिटी में आता है, अदर करेंट लाइबिलिटी बोल के जो हेड है। और बाकी ये कहाँ पर आ जाएगा, इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, वेजेस एंड सैलरी जो, और अमाउंट जो दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में उसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और इन्वेंट्री जो दिख रहा है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये हाँ, ये ओपनिंग चेंजेस इन इन्वेंट्री में एडजस्ट होगा, और हम लोग का बैलेंस शीट में क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब जो इन्वेंट्री बोल के है करेंट एसेट में, वहां जाएगा। डिप्रिशिएशन, एक बार तो हम लोग का डिप्रिशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन में आएगा, ये दोनों डिप्रिशिएशन, ठीक है। और डिप्रिशिएशन लेस करके एसेट का वैल्यू निकालेंगे, जो कि हमारे पीपीई में शो करेगा। एसेट के वैल्यू के साथ डिप्रिशिएशन लेस करेंगे, पीपीई वाला जो नोट बनेगा। फिर जो नेट अमाउंट आएगा उसको ऐड करके हमें कहाँ दिखाना है, पीपी में दिखाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बोला है देखो, तो देखो मैंने मैक्सिमम बता ही दिया। अब यहाँ पर बोला है इक्विटी शेयर कैपिटल 1 अप्रैल को है 7,20,000, दैट इज 6,000 शेयर फुल्ली पेड एंड 2,000 शेयर 60 पेड। तो देखो 6,000 शेयर फुल्ली पेड, एक एक शेयर कितना करके है, ये ऊपर दिया हुआ है, एक एक शेयर कितना करके है, ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना करके है, 100, ठीक है। तो 5,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ है, और इनका टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल भी कितना है, 5,000 है। और 6% प्रेफरेंस शेयर है, 10,000 इक्विटी शेयर है। ऑथराइज्ड कैपिटल डिवाइडेड इनटू 5,000, 6% प्रेफरेंस, अच्छा प्रेफरेंस शेयर कितना है 5,000, और इक्विटी शेयर कितना है 10, दोनों मिला के 15,000, दोनों ही 100 रुपए का, इसीलिए यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 15 लाख। और सब्सक्राइब कितना हुआ है, प्रेफरेंस शेयर 5,000, इक्विटी शेयर 8,05,000 हुआ, ये बोला है। अच्छा, तो अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स बताया है, जैसे कि इक्विटी शेयर का बोल रखा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल 7,20,000 है, जिसमें से 6,000 शेयर फुल्ली पेड है। तो 6,000 शेयर फुल्ली पेड मतलब 6,000 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 6 लाख। अब बाकी में बोल रहा है 60 पेड है, तो कितना शेयर इशू हुआ होगा, 6,000 शेयर फुल्ली, अच्छा ये तो बता ही दिया, 2,060, तो कितना हो जाएगा,
1,20,000, तो उधर कितना हुआ 6,000 इंटू 100 और 2,000 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा 1,20,000, तो कितना हो जाएगा 7,20,000। वही दिखा रहा है, देखो क्वेश्चन में हमें वही दिखा रहा है 7,20,000। द डायरेक्टर मेड ए कॉल ऑफ 40 पर शेयर, क्यों, क्योंकि 60 पेड है, तो बाकी अनकॉल्ड कैपिटल कितना है 40, तो 40 डायरेक्टर कॉल करेगा 1 अक्टूबर 2001 को, तो उसका एंट्री होना चाहिए। ए शेयर होल्डर कुड नॉट पे द कॉल ऑन 100 शेयर, और एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर था वो अपना कॉल मनी नहीं दे पाया 40 रुपीज, तो उसका शेयर क्या किया गया फॉरफिट, फिर उसे रीइशू किया गया 90 से, मतलब फॉरफीचर का एंट्री होगा और रीइशू का एंट्री होगा। उसके बाद ही हम लोग निकाल पाएंगे कि हमारे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर वाला कितना दिखेगा। द डायरेक्टर डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 8% ऑन इक्विटी शेयर, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर डिविडेंड दे रहा है तो प्रॉफिट से डिविडेंड देंगे, और इक्विटी शेयर कैपिटल जितना होगा, जितना पेड अप शेयर कैपिटल होता है उस पे क्या होगा 8%। डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होगा, पेड अप शेयर कैपिटल इंटू 8% करने से डिविडेंड आएगा। डिविडेंड देने से क्या कम होगा, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट से लेस हो जाएगा डिविडेंड का अमाउंट, तो ये हमारे रिजर्व सरप्लस वाले अमाउंट में वहां पर दिखाना पड़ेगा। और ये कब हो रहा है 2 अप्रैल 2002 को, तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा, हमारा बैलेंस शीट कब का बनेगा, बैलेंस शीट बनेगा 31 मार्च 2002, जबकि ये पे हो रहा है कब, तो इसका इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर आता तो वैसा लिखना पड़ता, ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट दैट मे बी रिक्वायर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व, बोल रहे जनरल रिजर्व से अगर कोई अमाउंट ट्रांसफर करना हो तो हम लोग करेंगे, टैक्सेशन को इग्नोर करने बोला है। तो ये चीज जो ये एंट्री है ना कैसे कैसे होगा वो तुम लोग कोशिश करके देखना कि कैसे होगा, अगर हो सके तो ये फॉर्मेट वगैरह बना के रखोगे तो अच्छा। फॉर्मेट मीन्स ये जो लिखा ना अभी हम लोगों ने ये इस तरीके से, तो नेक्स्ट दिन जब हम लोग करेंगे तो जल्दी होगा, ठीक है, एटलीस्ट फॉर्मेट में क्या क्या आएगा वो तो बना ही सकते हो, तो इससे क्या होगा जल्दी होगा, तुम लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हम तुम लोग को जो है थोड़ा करने के लिए दे रहे हैं जितना हो पाए। इलास्ट्रेशन 4, तो देखो ये लेकिन प्रैक्टिस करने का चीज है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे सीधा बोलोगे कि क्लास में ही करेंगे तो फिर टफ हो जाएगा, ठीक है। इलास्ट्रेशन 4 ये हम तुम लोग को होमवर्क दे, ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं।